दोस्तों, आज हमारी इस दुनिया में 9 ऐसी ताकतें मौजूद हैं कि जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जैसा कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। जबकि पिछले कुछ वक्त से ईरान को भी एक 10वीं ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि या तो वो ऑलरेडी खुफिया तौर पर न्यूक्लियर हथियार हासिल कर चुका है, या फिर कम से कम इसको हासिल करने के इतने ज्यादा करीब तो जरूर पहुंच चुका है कि अब कोई भी ताकत इसको चाहकर भी इसको हासिल करने से रोक नहीं सकती है। इन सारी ताकतों पर भी अगर आप लोग गहराई से नजर डालेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इनमें से भी रूस वो देश है कि जिसको परमाणु हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर मतलब के पावरफुल माना जाता है। लेकिन साथियों, आप में से बहुत कम ही लोगों को शायद ये बात पता होगी कि 1949 में जब पहली बार रूस ने परमाणु परीक्षण किया था, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसने एक परमाणु ताकत होने का ऐलान किया था, तो इसकी गाज और इसका कहर सबसे पहले दो लोगों के ऊपर गिरा था। वो दो लोग जो असल में एक जोड़ा थे, एक कपल थे, या दूसरे लफ्जों में कहूँ तो शौहर और बीवी थे। जैसे ही रूस के जो उस दौर में यूएसएसआर हुआ करता था वो एक न्यूक्लियर पावर बना, एक परमाणु शक्ति बना, वैसे ही इन दोनों लोगों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि ये दोनों लोग यहूदी हुआ करते थे। मगर यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर 1949 में क्या हुआ था, रशिया कैसे एक परमाणु शक्ति बना, और इन दोनों लोगों को रशिया के परमाणु शक्ति बनते ही बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों किया गया। तो चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 1930 के दौर से कि जब रशिया के जो उस दौर में यूएसएसआर हुआ करता था, उस इलाके में कम्युनिस्ट लोगों की एक ताकतवर हुकूमत कायम हो चुकी थी। रशिया में कम्युनिस्ट विचारधारा की एक ताकतवर हुकूमत होने की वजह से अब इसका असर दुनिया भर में दिखाई दे रहा था। दुनिया के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट विचारधारा से रिलेटेड बहुत सारी पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन जन्म ले रही थीं। अमेरिका के अंदर भी युवा लोगों ने कम्युनिस्ट विचारधारा की एक ऐसी ही पार्टी बनाई जिसका नाम था यंग कम्युनिस्ट लीग। इस पार्टी से उस दौर में अमेरिका के बेशुमार नौजवान जुड़ रहे थे, और जुड़ने वाले इन्हीं बेशुमार लोगों में से एक इंसान का नाम था जूलियन रोसनबर्ग। ये दरअसल एक यहूदी नौजवान था कि जिसकी फैमिली अभी कुछ वक्त पहले ही रशिया से अमेरिका में आकर सेटल हुई थी। इसी कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते हुए ही जूलियन की मुलाकात एथल नाम की एक लड़की से हुई। ये लड़की भी यहूदी थी और इन दोनों के बीच बहुत जल्द ही प्यार हो गया। प्यार के बाद जल्द ही इन दोनों ने शादी भी कर ली, और जब शादी हो गई तो जाहिर है जिम्मेदारी भी आ गई। इसीलिए जूलियन ने अब नौकरी करने का फैसला किया। आर्मी में नौकरी मिली और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये इंसान काम करने लगा। जब इन दोनों की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा था तो दूसरी तरफ दुनिया की राजनीति में सारी चीजें बड़ी ही तेजी के साथ बदलती जा रही थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका था, और हम जानते हैं कि उसी दौर में ही एटम बम बनाने की भी होड़ शुरू हो गई थी। हिटलर का जर्मनी और अमेरिका इस कंपटीशन में शामिल होने वाली पहली दो ताकतें थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू हो जाने की वजह से हिटलर के जर्मनी का ये प्रोजेक्ट तो काफी स्लो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इस पर बड़ी तेजी के साथ काम करता चला गया। 1945 ही वो साल था कि जब अमेरिका ने न सिर्फ परमाणु का परीक्षण किया, बल्कि जापान पर इसका इस्तेमाल करके दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को एक बड़ा मैसेज भी दे दिया। मैसेज यही था कि अब आने वाला दौर हमारा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस दुनिया पर हमारा ही राज होगा। अब जैसा कि ये बात तो आप सभी लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के खत्म हो जाने के बाद हमारी इस दुनिया में दो ही बड़ी ताकतें बाकी बची थी। एक ताकत का नाम था अमेरिका और दूसरी ताकत का नाम था रशिया, कि जो उस दौर में रशिया नहीं बल्कि यूएसएसआर हुआ करता था, और आज के रशिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी ताकत भी हुआ करता था। वैसे तो यूएसएसआर ने भी जर्मनी और अमेरिका को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने से पहले ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम वगैरह शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी यूएसएसआर इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई देता था। यूएसएसआर की परेशानी उस वक्त बढ़ी कि जब 1945 में अमेरिका ने इसका परीक्षण किया और जापान के ऊपर इसको इस्तेमाल करके एक बड़ा मैसेज भी दे डाला। फिर तो परमाणु हथियार को हासिल करना ही यूएसएसआर का सबसे बड़ा मकसद बन गया, क्योंकि यही वो चीज थी कि जिसके जरिए से अब यूएसएसआर ये साबित कर सकता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यूएसएसआर है। वैसे तो यूएसएसआर
यूएसएसआर लंबे वक्त से ही परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में कोई न कोई टेक्निकल मामला फंस ही जाता था। तो इसीलिए अब जल्द से जल्द परमाणु हथियार हासिल करने के लिए यूएसएसआर ने एक और चीज पर काम करने का फैसला किया, और वो काम था अमेरिका में जासूसों की मदद लेना। उस दौर में यूएसएसआर के अंदर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था कि जिसको एनकेवीडी के नाम से जाना जाता था। जासूसी के सारे कामकाज को देखने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट की थी, और इन सारे जासूसों का जो लीडर हुआ करता था उनका नाम था सिमियोन सिमियोनोव। ये जो सिमियोन थे, इन्होंने अमेरिका की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अंदर भी अपने बहुत सारे गुर्गों को छोड़ रखा था, और इन्हीं गुर्गों में से किसी एक ने 1942 में एक दिन उनकी जान पहचान जूलियन रोसेनबर्ग से कराई। हाँ, वही जूलियन कि जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। अब जूलियस का झुकाव तो पहले से ही कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ था, तो इसीलिए जल्द ही जूलियस इस बात के लिए मान गया और सिमियोन के लिए काम करने लगा। शुरुआती दिनों में उसने अमेरिका के बहुत सारे अहम वेपन से रिलेटेड जानकारी यूएसएसआर तक भेजी। न सिर्फ जानकारियां भेजी, बल्कि अब तो अमेरिका में यूएसएसआर के लिए जूलियस ने बहुत सारे नए नए जासूसों की भर्तियां की, नए नए लोगों को मनाना शुरू किया, और इस तरह से बहुत जल्द ही अब जूलियस ही अमेरिका में यूएसएसआर के पूरे जासूसी नेटवर्क का सेंटर बन गया। जूलियस करता ये था कि सबसे पहले तो वो सारी जानकारी को इकट्ठा करता था, और फिर इस सारी जानकारी को अलेक्जेंडर फेक्लिसोव को दे देता था कि जो उस दौर में यूएसएसआर का एक राजदूत बनकर अमेरिका में रह रहा था। फिर अलेक्जेंडर फेक्लिसोव ये सारी जानकारी डायरेक्ट रशियन साइंटिस्ट को भेज दिया करता था। ये सारा मामला एक साल तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा, मगर तभी अचानक से एक दिन अलेक्जेंडर फेक्लिसोव को एक ऐसी चीज के बारे में पता चला कि जिसने न सिर्फ उसके होश उड़ा दिए, बल्कि उसको ये महसूस हुआ कि ये तो दुनिया का फ्यूचर बदल कर रख सकती है। दरअसल एक दिन जब अलेक्जेंडर फेक्लिसोव के साथ जूलियन की नॉर्मल बात चल रही थी, तो जूलियन ने उसको अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी बीवी एथेल के बारे में, और उसके बाद बात पहुंची उसके साले तक, जिसका नाम था डेविड ग्रीनग्लास। ये दरअसल वही डेविड था कि जो उस दौर में अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम किया करता था। ये सुनकर अब फेक्लिसोव की आंखें चमकने लगी थीं, और अब वो किसी भी सूरत में उस डेविड के साथ कांटेक्ट करना चाहता था। उसने जूलियस को मनाने की कोशिश की, लेकिन जूलियस के लिए ये काम लगभग नामुमकिन सा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर जूलियस ने अपनी बीवी एथेल से कांटेक्ट किया, और फिर एथेल के जरिए से ही बात डेविड तक पहुंची। जूलियस की बीवी एथेल जैसे तैसे अपने भाई डेविड को मनाने में कामयाब हो गई, और इस तरह से अब डेविड ने यूरेनियम या बाकी चीजों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके पहले जूलियस को दी। जूलियस के जरिए से ये सारी जानकारी यूएसएसआर के वैज्ञानिकों तक पहुंची। जब ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर है अमेरिका की सरकार को तो कानो कान खबर नहीं थी। इसीलिए 1945 में जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था तो उनको अपनी इस चीज पर न सिर्फ बहुत नाज था, बल्कि वो घमंड के साथ ये दावे कर रहे थे कि आने वाला दौर उनका है, और आने वाले दौर में उनके साथ कोई भी दूसरी ताकत पावर को शेयर नहीं करेगी। लेकिन ठीक 3 से 4 साल के बाद, मतलब 1949 में जब यूएसएसआर ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, तो इसने अमेरिकी सरकार के होश उड़ा डाले, क्योंकि ये चीज तो उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं की थी। हालांकि अमेरिका ये जानता था कि कभी न कभी यूएसएसआर भी परमाणु ताकत बन जाएगा, लेकिन इसमें उनके मुताबिक बहुत वक्त लगेगा। इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यही वजह है कि यूएसएसआर के परमाणु ताकत बनते ही अमेरिकी खुफिया सर्कल में अब ये बात भी घूमने लगी थी कि हो ना हो हम लोगों के बीच में ही बहुत सारे रूसी जासूस मौजूद हैं। बस यहीं से ही उस यहूदी जोड़े यानी कि जूलियस और एथेल रोसेनबर्ग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोस्तों, शुरुआत हुई जनवरी 1950 से कि जब एक जर्मन वैज्ञानिक को इंग्लैंड के अंदर पकड़ा गया कि जिसने ब्रिटेन के एक बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, मगर बाद में उसने ये बात कबूल कर ली कि उसने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी अहम जानकारियां रूस तक पहुंचाई हैं, और इस पूरे मामले में उसकी मदद की है एक अमेरिकी नागरिक ने जिसका नाम है हैरी गोल्ड। फौरन ही अमेरिका के अंदर गोल्ड को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने सारी बातें कबूल कर लीं और सारे राज उगल दिए, जिससे जो रूस का पूरा जासूसी नेटवर्क था पूरी तरीके से खुल गया। सबसे पहले तो डेविड ग्रीनग्लास को पकड़ा गया, और उसके जरिए से फिर उसकी बहन एथेल को, और फिर एथेल के जरिए से ही उसके शौहर मतलब कि जूलियस को पकड़ा गया। 17 जुलाई 1950 ये वो दिन था कि जब इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। डेविड ग्रीनग्लास की तरफ से ये गवाही दी गई कि उसने फैटमैन का स्केच दरअसल जूलियस को दिया था। आपको नहीं पता है तो बता दूं, फैटमैन उसी एटम बॉम्ब का नाम है कि जो नागासाकी के ऊपर गिराया गया था।
ساتھ ہی ڈیوڈ گرین گلاس نے یہ بھی گواہی دی کہ ساری انفارمیشن اس کی جو بہن ہے ایتھل وہی ٹائپ کر کے جولیس کو دیا کرتی تھی۔ اس طرح کی بہت ساری گواہیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے سیدھے طور پر اس جوڑے کو قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ 6 مہینے تک چلی کارروائی کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور ان کو گنہگار مانتے ہوئے دونوں کو موت کی سزا سنا دی۔ سزا تو ڈیوڈ گرین گلاس کو بھی ہوئی تھی، لیکن موت کی نہیں بلکہ 30 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ ویسے تو معاملہ شاید یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ اس کیس نے، اس پورے معاملے نے امریکہ میں اگلے کئی دشکوں تک گدر مچا کر رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ مرڈر یا اس طرح کے دوسرے کسی کرائم میں تو لوگوں نے موت کی سزا کو دیکھا تھا، لیکن جاسوسی کے آروپ میں کسی کو موت کی سزا دی جا رہی تھی یہ امریکہ کی جنتا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے امریکہ کے اب کچھ گروپس کی طرف سے اس جوڑے کو سہانبھوتی بھی ملنے لگی تھی۔ لوگ ان کی موت کی سزا کی مخالفت کرنے لگے تھے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ یہ دونوں لوگ یہودی تھے، ہٹلر کی طرف سے یہودیوں پر کیے گئے ظلم و ستم کو بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو اسی لیے امریکن عدالت پر ان دونوں کو موت کی سزا دینے کی وجہ سے اینٹی سیمیٹزم تک کے الزام لگنے لگے۔ امریکہ کے کچھ مشہور لوگ بھی ان دونوں کی سپورٹ میں آنے لگے تھے۔ پیرس اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں یورپ کے، وہاں پر بڑے بڑے پروٹیسٹ بھی ہونے لگے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کا امریکہ کی عدالت پر یا ان کی گورنمنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ امریکی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ترک دیا جا رہا تھا کہ اگر یہ جاسوس لوگ نیوکلیئر سے جڑا ہوا کوئی بھی راز رشیا تک نہیں پہنچاتے تو پھر کوریا کی وار میں رشیا امریکہ کے سامنے بہت پہلے ہی گھٹنے ٹیک چکا ہوتا۔ کوریا میں جان گنوانے والے بے شمار امریکی فوجیوں کی موت کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرایا گیا، اور ان کی موت کی سزا کو جسٹیفائی مانتے ہوئے 19 جولائی 1953 کو ان کو موت کی سزا دے دی گئی۔ اس دور میں امریکہ کے زیادہ تر علاقوں میں موت کی سزا دینے کے لیے الیکٹرک چیئر کا استعمال کیا جاتا تھا، اسی کے ذریعے سے ان دونوں کو موت کی سزا دی گئی۔ یہ دونوں لوگ اپنے پیچھے 10-11 سال کے 2 بچے بھی چھوڑ گئے تھے، لیکن لوگوں نے غداروں کی اولاد کہہ کر ان کو اپنانے سے منع کر دیا، اور آخر میں جا کر ایک سماج سیوی نے ان کی مدد کی۔ جب یہ دونوں بچے بڑے ہوئے تو یہ یہی کہتے رہے کہ ان کے ماں باپ بے قصور تھے۔ ان کے انوسار ان کی ماں کو تو جاسوسی کی کوئی بھنک تک نہیں تھی۔ فی الحال وقت گزرتا گیا، 1990 اور 92 کا دور آیا کہ جب USSR ٹوٹا، اور پھر 1995 میں اس کیس میں ایک نیا موڑ آیا۔ ہوا یہ کہ امریکہ کے ہاتھ کچھ خفیہ ڈاکیومنٹ آئے جو اس کو روس سے ملے تھے۔ ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی کہ روزنبرگ جاسوسی میں شامل تھے، لیکن پھر بھی کیا ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ ان کو موت کی سزا دی جاتی؟ تو اس سے ریلیٹڈ سال 2001 میں اس وقت بڑا خلاصہ ہوا کہ جب ڈیوڈ گرین گلاس نے ایک بیان دیا، وہی ڈیوڈ گرین گلاس کے جو جولیس اور ایتھل کے ساتھ خود بھی جاسوسی میں شامل تھا۔ اس نے بیان دیا کہ جاسوسی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ساری انفارمیشن ہوا کرتی تھی، جانکاری ہوا کرتی تھی، وہ دراصل ایتھل نہیں بلکہ اس کی خود کی بیوی ہی ٹائپ کیا کرتی تھی، لیکن اس نے اس دور میں اپنی بیوی کو بچانے کی خاطر اپنی بہن کو پھنسا دیا تھا، اور اس طرح سے اس کی جو بہن تھی ایتھل وہ پوری طریقے سے بے قصور تھی۔ اس خلاصے کے بعد ہی ایک بار پھر سے امریکہ میں روزنبرگ دمپتی کو بے قصور ٹھہرانے کی مانگ اٹھنے لگی۔ جو ان دونوں کے 2 بچے تھے انہوں نے تو اپنی زندگی ہی اپنے ماں باپ کو بے گناہ ثابت کرانے میں گزار دی۔ پورو امریکی راشٹرپتی یعنی کہ براک اوباما کو بھی ان لوگوں نے خط لکھا، لیکن پھر بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایون 2024 تک بھی ان کی اولادوں یا ان کے سپورٹرز کے دوارا یہ کوشش جاری ہے تاکہ کسی طریقے سے ان کی عزت کو بچایا جا سکے، ورنہ ظاہر ہے جان تو 1953 میں ہی جا چکی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر سچ میں جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔